वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। वक्त अर्थात समय बहुत ही बलवान होता है। अगर आज समय बुरा है तो ये भी बीत जाएगा और अच्छा समय जरूर आएगा। बस मेहनत करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग और नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 के लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक पढ़ेंगे। पिछले अध्याय और ये अध्याय दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। लेकिन पिछले अध्याय में हमने आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन पढ़ा था। आर्थिक जीवन में हमने विभिन्न तरह के आर्थिक स्रोतों का वर्णन किया था, जबकि राजनीतिक जीवन में हमने जनपदों, महाजनपदों और विभिन्न वंशावलियों का वर्णन किया था। आज हम अपने इस लेसन में सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। उसी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य 1200 सालों में जो सामाजिक जीवन था उसकी झलक देखेंगे। और इस सामाजिक जीवन को हमने, हमारे इतिहासकारों ने, हमारे विद्वानों ने महाभारत और मनुस्मृति के आधार पर तैयार किया है। हम इसको दो भागों में करेंगे। एक तो है बंधुता और विवाह। हम अपनी वीडियो 3 भागों में तैयार करेंगे, जिसमें हम 2 भागों की चर्चा करेंगे। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे बंधुता एवं विवाह। बंधुता अर्थात बंधुत्व, और बंधुत्व का अर्थात है भाईचारे, दोस्ती जैसे रिश्ते। और हम साथ में बात करेंगे विवाह की। दूसरे और तीसरे भाग में हम बात करेंगे सामाजिक विषमताओं की। सामाजिक विषमताएं जिनके ऊपर समाज आधारित था, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम जिस सामाजिक ताने बाने की चर्चा करने वाले हैं वो 2 पर आधारित है, महाभारत और मनुस्मृति। और महाभारत का जो रचना काल है वो है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, अर्थात 1000 साल तक महाभारत और उसके अंश लिखे जाते रहे। अब इसी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण आज आधुनिक समय में 1919 में शुरू किया गया। फिर से ये आज के आधुनिक समय में कितना प्रासंगिक है महाभारत, और उसके अंदर जो संस्करण है, जो उसके अंदर अंश है, उपदेशात्मक अंश है, कथानक अंश है, ये कितने उपयुक्त है, ये पता लगाने के लिए 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक कमेटी, एक परियोजना शुरू की गई, कमेटी बनाई गई, और उसका काम था कि वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करे। अर्थात कितना ये सही, कितना ये उपयुक्त और कितना प्रमाणित है, ये पता लगाने की कोशिश करें। और इसके तहत भारत के विभिन्न भागों में जहां कहीं भी सांस्कृतिक और संस्कृत भाषा में पांडुलिपियां मिलती थी, उन्हें एकत्रित किया गया और 2 बातें निकलकर सामने आई। पहली के समूचे देश के अंदर महाभारत के जितने भी पाठ मिले हैं सबके अंशों में समानता है। दूसरा, अनेक शताब्दियों के बीच, कहाँ 500 ईस्वी पूर्व से लेकर कहाँ 1919 में आना, उनके बीच महाभारत के प्रेषण में क्षेत्रीय विभिन्नताएं नजर आई। अर्थात क्षेत्र से क्षेत्र, राज्य से राज्य, प्रांतों से प्रांत थोड़े थोड़े अंतर उनके प्रेषण करने में, उनका विश्लेषण करने में अंतर पाया गया। और इसकी खास बात यह है कि इसे तैयार करने में लगभग 13,000 से अधिक पृष्ठ लगे, और इन्हीं पृष्ठों में जो है हमने सामाजिक जो विषमताएं हैं उनका जिक्र किया है।
और इसे पूरा करने में 47 वर्ष का समय लगा। अर्थात ये सांस्कृतिक जो विश्लेषण किया गया था, समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, ये बेहद कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया और इसके आधार पर ही इस पाठ की रचना की गई। अब इस पाठ के पहले भाग में हमने कहा था कि हम बंधुता एवं विवाह की चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं सबसे पहले परिवार, क्योंकि बंधुत्व की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है परिवार। परिवार से परिवार जुड़कर जो है बनते हैं संबंधी, नातेदारियां, और नातेदारियों से नातेदारियां जुड़कर बनती हैं जाति प्रथा। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? परिवार। परिवार का संबंध जो है वो विवाहित स्त्री और पुरुष और उनके बच्चों से है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध संयोजकता पर आधारित होते हैं। संयोजकता क्या होता है? कंबाइन होने पर, एक होने पर, और जो इस प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी बन जाते हैं। अर्थात दो व्यक्तियों के मिलन से आगे उत्पन्न संतानें जो होती हैं उनमें रक्त संबंध माना जाता है। फिर हम बात करेंगे कि उस काल में परिवारों के प्रकार कैसे थे। एक विवाही परिवार में जब एक पुरुष और एक स्त्री के परिवार को हम एक विवाही परिवार कहेंगे। बहुपति विवाही अर्थात जब एक पत्नी के एक से अधिक पति होंगे, ऐसे परिवारों को बहुपति विवाही परिवार कहा जाएगा, जैसे कि हमने महाभारत में द्रौपदी के साथ देखा। फिर है बहुपत्नी विवाही। ये तो ऐसे परिवार थे जिसमें एक पति की एक से अधिक या अनेक पत्नियां भी होती थी, और जो उस समय के समाज की बड़ी ही आम एक प्रथा थी। फिर है रक्त संबंधित विवाही परिवार। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि रक्त संबंधी परिवार कैसे हुए। जब स्त्री और पुरुष के बीच में कोई नजदीकी रक्त संबंध है और उसके बावजूद उसके विवाह हो जाता है, तो ऐसे परिवारों को रक्त संबंधी परिवार कहा जाता है। पितृवंशीय परिवार, ऐसी वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र में तक चलती है। अर्थात परिवार का मुखिया पिता होता है और जो उसकी वंश परंपरा है वो पिता से फिर पुत्र में चली जाती है, उसे पितृवंशीय परिवार कहते हैं। मातृवंशीय परिवारों में परिवार की मुखिया माता होती है और परिवारजनों का नाम भी माता के नाम से ही चलता है। नवस्थानी परिवार, नवस्थानी परिवार क्या होता है कि जब एक पुत्र विवाह के पश्चात अपने माता पिता से अलग होकर दूर रहने लगता है, तो उनसे बने परिवार को नवस्थानी परिवार कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे ग्रामीण परिवार की। गांव में रहने वाले परिवारों को जो कृषि व्यवसाय पर आधारित होते हैं और इनका आकार भी अमूमन बड़ा होता है, ऐसे परिवारों को ग्रामीण परिवार कहते हैं। फिर हम बात करेंगे संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और आमतौर पर 3-4 पीढ़ियों के सभी परिवारजन, सभी व्यक्ति जिनमें रक्त संबंध है, वो एक साथ रहते हैं और सामान्य रसोई में बना भोजन ही करते हैं। अपनी आय को भी एक साथ साझा रखते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर बात करेंगे हम नगरीय परिवार की। नगरों में रहने वाले परिवार जो कि छोटे होते हैं, सीमित होते हैं, नगर समुदाय में पाए जाते हैं, ऐसे परिवारों को नगरीय परिवार कहा जाता है। एकाकी परिवार में क्या होता है कि एकाकी का अर्थ है न्यूक्लियर, जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित संतानें रहती हैं। ये बहुत छोटा सा परिवार होता है और आजकल के समय में एकाकी परिवार ही देखे जाते हैं। इस प्रकार से एक विवाही में क्या है कि एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करेगा और एक स्त्री एक ही पुरुष से शादी करेगी, वो एक विवाही है। जबकि एकाकी में क्या है कि एक छोटा सा परिवार जिसमें माता पिता और उसके बच्चे सम्मिलित हैं। फिर हम बात करेंगे नातेदारी व्यवस्था की। परिवारों से परिवार मिलकर क्या बनती हैं? नातेदारियां बनती हैं, संबंधी बनते हैं, और फिर संबंधी और संबंधी मिलकर क्या बनती हैं? जातियां बनती हैं। इनमें वंशावली आधार होती है। नातेदारी ऐसे संबंधियों के बीच संबंधों की व्यवस्था होती है
जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होते हैं। इसे इस डायग्राम से समझते हैं। नातेदारी व्यवस्था के प्रकार, एक तो होते हैं रक्त मूलक। रक्त मूलक क्या होते हैं? जिनका संबंध जो है रक्त से जुड़ा होता है, जैसे कि माता पिता। हमारा संबंध माता पिता से कैसा है? रक्त का। भाई बहन से कैसा है? रक्त का। चाचा ताया से कैसा है? रक्त का। दादा दादी से रक्त का। नाना नानी से रक्त का। अर्थात ये दो प्रकार के होते हैं रक्त मूलक भी। एक तो आ जाएंगे इसमें मातृवंशीय रक्त मूलक, पितृवंशी मतलब माता के संबंधी सारे, जो जिनसे माँ रक्त से जुड़ी हुई है वो सारी नातेदारियां, और जो पिता से जुड़ी हुई है। फिर आ जाएगा विवाह मूलक। विवाह मूलक नातेदारियां जो है वो स्त्री और पुरुष में विवाह के बाद उत्पन्न हुए रिश्तेदारियां हैं। जैसे कि एक लड़के की वो सारी रिश्तेदारियां जो किसी कन्या से विवाह करने के बाद उत्पन्न होती हैं, इसमें साले की, साली की, सालेहार की, ससुर की, सास की। ऐसे ही कन्या पक्ष से देखें तो सास, ससुर, जेठ, देवर, देवरानी, जेठानी, ननद। तो इस प्रकार के जो नातेदारियां होती हैं वो होती हैं विवाह मूलक। हम रक्त मूलक को दो तरह से देखेंगे, एक होती है रेखीय और एक होती है क्षैतिज। रेखीय में क्या है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, जैसे कि परदादा, दादा, पिता, फिर वो पुत्र और पुत्र के सारे आगे पोत्र प्रपोत्र तक। जो रेखा में पीढ़ी दर पीढ़ी जो नातेदारियां चलती हैं वो रेखीय होती हैं। जबकि क्षैतिज, क्षैतिज में क्या होगा? जैसे कि एक ही लाइन के, एक पीढ़ी के सभी संबंधी, जैसे कि चाचा जी, ताया और उसके बाद खुद पिता, वो सब एक पीढ़ी में है, तो वो किसमें आ जाएंगे? क्षैतिज में आ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिकता वैसे हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं। ऐसी वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, प्रपौत्र आदि तक चलती रहती है। इसमें परिवार का जो मुखिया है वो पुरुष होता है और सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस परंपरा के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसकी संपत्ति का सबसे विशेष उत्तराधिकारी बनता है। हालांकि और पुत्रों को भी संपत्ति दी जाती है, लेकिन विशेष अधिकारी जो है वो ज्येष्ठ पुत्र बनता है। और राजा के मामले में उसका ज्येष्ठ पुत्र उसके सिंहासन का उत्तराधिकारी अर्थात नेक्स्ट राजा बनेगा। हालांकि इस वंश परंपरा महाभारत से पहले भी प्रचलित थी, मतलब पितृवंशिकता प्रचलित थी महाभारत से भी पहले, परंतु महाभारत ने और उसमें होने वाले महाभारत के युद्ध ने इसे और अधिक सुदृढ़ बना दिया कि समाज के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई व्यवस्था है ये पितृवंशिकता है, ये साबित करने का बार बार प्रयास किया गया। हाँ, लेकिन इसमें कुछ अपवाद थे। अपवाद कैसे थे कि यदि किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था तो एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी बन जाता था, और कभी कभी सगे संबंधी पुत्र ना होने की दिशा में सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। और कुछ ऐसी भी स्थितियां आती थी जब स्त्रियां सत्ता का उपभोग करती थी, जैसे कि प्रभावती गुप्त जो है, हम उसका बार बार इतिहास में वर्णन पढ़ते हैं। फिर है विवाह संस्कार। भारतीय समाज के अंदर आज या प्राचीन काल में विवाह को ना एक संस्कार माना गया है। जीवन के अंदर यह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि इससे परिवारों की नींव रखी जाती है और परिवारों से फिर संबंधियों की, नातेदारियों की नींव रखी जाती है, और फिर जाति प्रथा की। इसीलिए विवाह जो है माता पिता की इजाजत से करके उसके बाद ये एक संस्कार बन जाता है, जिस पर सभी परिवारजन अपनी मोहर लगाकर इसको वैधता प्रदान करते हैं। विवाह का अर्थ स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था विवाह है। जब एक स्त्री और पुरुष जो है पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम से फिर आगे परिवारों की स्थापना होने लगती है और नातेदारियों का विकास होता है, इन सबको का आधार जो है वो क्या है? विवाह। अर्थात जब एक स्त्री और पुरुष
पारिवारिक जीवन में सभी परिवारजनों की सहमति से पारिवारिक जीवन में प्रवेश करती हैं तो उसे विवाह कहते हैं। हमें इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, मतलब इसके विवाह के उद्देश्य क्या थे। नंबर 1, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, ताकि पिता से पुत्र और फिर पौत्र तक वंश परंपराएं बढ़ सकें, इसीलिए समय पर पुत्रों की विवाह कर दिया जाता था। फिर सामाजिक ताना बाना मजबूत हो, हम रक्त संबंधों से जुड़ सके, विवाह मूलक संबंधों से जुड़ सके, इसीलिए विवाह किए जाते थे। रक्त की शुद्धता बनाई रखी जा सके। रक्त की शुद्धता का अर्थ यहाँ पर क्या है कि रक्त से जुड़े व्यक्ति क्लियर हो कि इसके माता पिता कौन है। एक पिता को पता हो कि उसके बच्चे कौन से हैं, उसके माता को पता हो कि उसकी संतानें कौन सी हैं, अर्थात रक्त की शुद्धता बनी रहे और एक परिवार के सभी जनों में एक ही लाइन में एक ही पीढ़ी में जो है रक्त चलता रहे। फिर है व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता था विवाह, अर्थात समाज के अंदर ये बात बिल्कुल प्रचलित थी कि विवाह जो है, विवाह संस्कार है और जिसे का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। फिर इसके बाद विवाह जो कि एक सामाजिक संस्कार था, इसमें पैदा होने वाले बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती थी, जिसमें ये क्लियर होता था कि ये बच्चा किस परिवार से है, इसके माता पिता और इसकी वंशावली क्या है। फिर हम बात करेंगे विवाह के प्रकारों की। यहाँ पर हम एक तो आमतौर पर जो विवाह देखने को मिलते थे उनकी बात करेंगे और एक हम प्राचीन प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहले आमतौर पर जो विवाह के प्रकार देखने में आते थे उसकी बात करेंगे। वही सेम जो परिवारों में था, एक विवाही अर्थात एक पुरुष की एक स्त्री की का एक जो पति, ऐसे विवाहों को एक विवाही विवाह कहा जाता था। फिर है भ्रातर बहुपति विवाह, जिसमें क्या था कि एक स्त्री के अनेक पति अर्थात एक से अधिक पति होते थे और उन सब में भ्रातर संबंध होता था। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि महाभारत में पांचाली अर्थात द्रौपदी के जो पति थे वो आपस में भाई थे। फिर है गैर भ्रातर बहुपति विवाह, इसमें क्या था कि एक स्त्री के पति तो एक से अधिक हैं लेकिन उनमें भ्रातर संबंध नहीं है, वो अलग अलग रहते हैं। फिर हम बात करेंगे बहुपत्नी विवाह की। उस समय के समाज की बड़ी ही आम सी होने वाली प्रथा थी कि एक पति की एक से अधिक या अनेक पत्नियां होती थी। फिर हम बात करेंगे अंतर्विवाह और बहिर्विवाह की। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या है। अपनी जाति, कुल और गोत्र के अंदर जब एक स्त्री और पुरुष का जाति, गोत्र, कुल एक समान हो, ऐसे विवाहों को अंतर्विवाह कहा जाता था। जबकि जब लड़की का विवाह लड़के से उसके गोत्र के बाहर किया जाता था, अर्थात ऐसे विवाह जिसमें विवाह लड़की का विवाह पिता अपने से अलग गोत्र में करता था, जाति तो समान होती थी लेकिन गोत्र अलग होता था, ऐसे विवाहों को बहिर्विवाह कहा जाता था। एक 2 प्रकार के और विवाह देखने को मिलते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में लड़का जो है, पुरुष जो है वो उच्च वर्ण का और लड़की जो है निम्न वर्ण की होती थी, तो ऐसे विवाहों को भी समाज में स्वीकृति दी गई थी। अनुलोम विवाह ऐसे विवाहों को कहा जाता था। जबकि अगर लड़की का वर्ण उच्च हो और पुरुष का वर्ण निम्न हो तो ऐसे विवाहों को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था और इससे उत्पन्न संतानों को चंडाल कहा जाता था। मतलब ऐसे विवाहों को सदैव हीन दृष्टि से देखा जाता था और ऐसे विवाह से पैदा हुई संतानें माता पिता किसी के वंश का नाम धारण नहीं कर पाती थी। फिर हम बात करेंगे विवाह के प्राचीन प्रकारों की। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह और ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अनुसार एक लड़की का पिता योग्य, वेदों का ज्ञान रखने वाला और उच्च चरित्र के वर को देखकर उसे अपनी कन्या को सौंपने का फैसला करता था। वह अपनी कन्या को वस्त्रों और
उच्च वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके कन्यादान करता था। इसे सबसे पवित्र माना गया है और ये आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। फिर है दैव विवाह। दैव विवाह में ऐसे वर का चयन किया जाता था जो कि यज्ञ आदि करता था, और वो यज्ञ क्योंकि देवताओं के लिए किए जाते थे, इसीलिए इस विवाह को दैव विवाह कहा गया है। इसमें जिस पुरोहित की देखरेख में यज्ञ पूर्ण किया जाता था, उस पुरोहित को बेहद पवित्र माना जाता था, और पिता अपनी कन्या का वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित करके उस पुरोहित के साथ विवाह कर देता था, और ये भी काफी शुभ माना जाता था। फिर है आर्ष विवाह, जिसमें जब कोई ऋषि किसी लड़की से विवाह करना चाहता था, तो वो पिता को, लड़की के पिता को एक गाय या जोड़ी बैल भेंट स्वरूप देता था। ये उसकी कीमत नहीं थी, ये वो उसका अपनी तरफ से भेंट देता था और अपनी इच्छा जाहिर करता था कि वो उस लड़की से विवाह करना चाहता है, लेकिन माता पिता की अनुमति थी। फिर है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब कन्यादान किया जाता था और पिता के द्वारा कहा जाता था, वर और अपनी कन्या को, दोनों को एक साथ ये कहा जाता था, संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तब ये विवाह जो ब्रह्म विवाह ही था, तब ये विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। फिर है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या था कि जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो कन्या की कीमत चुकाकर, कन्या के माता पिता को कन्या की कीमत चुकाकर ऐसा विवाह करता था, और ये निंदनीय माना गया है, तो इसे असुर विवाह कहा जाता था। हमारे प्राचीन समाज के अंदर जो विवाह के प्राचीन 8 प्रकार हैं, इसमें से 4 को उत्तम माना गया है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य, ये उत्तम माने गए हैं, जबकि असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह ये निंदनीय माने गए हैं। असुर विवाह में क्या है कि लड़का या वर पक्ष जो है वो कन्या की कीमत चुकाते हैं। फिर गांधर्व, गांधर्व विवाह में क्या है कि पुरुष और महिला या कन्या प्रेम वश में माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते हैं, यानी कि प्रेम विवाह है, और इसे भी उत्तम नहीं माना गया, ये गांधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। फिर है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है वो अक्सर युद्धों में काफी प्रचलित था, कि जब जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष वालों के साथ मारपीट करके, उनका घर नष्ट करके, रोती चिल्लाती कन्या को जबरन उसे घर से उठाकर ले जाता था और फिर उससे विवाह कर लेता था। बहुत ही निंदनीय विवाह है ये, और इसे राक्षस विवाह कहा जाता था। फिर है पैशाच विवाह। ये सबसे, इसे अधर्म कहा गया, अधर्म विवाह कहा गया है, जिसमें कोई पुरुष अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए नशे में उन्मत्त या मानसिक रूप से असंतुलित लड़की के साथ संबंध बनाकर उसके पश्चात उससे विवाह करता था, तो इसे पैशाच विवाह कहा जाता था। हालांकि बाद में संबंधियों के द्वारा इसे मान्यता भी दे दी जाती थी, लेकिन इसमें कन्या की कोई भी दोष नहीं होता था, उसकी कोई रजामंदी नहीं होती थी। इसीलिए ऐसे विवाह को अत्यंत निकृष्ट और निंदनीय माना गया है, और इसका घोर विरोध भी किया गया। फिर हम बात करेंगे स्त्रियों के गोत्र की, क्योंकि विवाह एक संस्कार था। प्रत्येक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था, और प्रत्येक पिता की जो इच्छा होती थी वो हमेशा यही होती थी कि अंतर विवाह और बहिर्विवाह दोनों का पालन हो, अर्थात अपनी कन्या का विवाह वो अपनी ही जाति में करे, परंतु गोत्र से बाहर करे। तो इसीलिए गोत्र संबंधी 2 नियम बनाए गए थे लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद। ये पेपर में अक्सर आता है कि स्त्री के गोत्रों को मान्यता कब दी गई, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद। ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और इसमें 2 नियम बनाए। कितने नियम बनाए? 2। नंबर 1, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था, और आज भी हम इस व्यवस्था को देखते हैं। जब
कन्या जो है विवाह से पहले के अपने पिता के गोत्र को त्याग कर अपने पति के गोत्र को अपना लेती है। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं बना सकते थे। परंतु कुछ साक्ष्य हमें ऐसे भी मिले हैं जिसमें हम देखते हैं कि सातवाहन राजाओं की रानियों के नाम गौतमी वशिष्ठ गोत्रों में से हैं, जो उनके पिता के गोत्र थे। अर्थात आज भी ये कह सकते हैं हम कि उस समय में भी कुछ अपवाद थे जब जो रानियां हैं, जो सातवाहन रानियां हैं, उन्होंने अपने पिता के गोत्र को नहीं त्यागा, वो उनके साथ चलता रहा। और ये भी देखने में आता है कि कुछ रानियां ऐसी थी जो सातवाहन राजाओं के गोत्र की ही थी, अर्थात बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। और हमने ये भी देखा है कि सातवाहन राजाओं ने अपने आप को मातर नामों से चिन्हित किया है। कई जगह पर हम ये देखेंगे कि सातवाहन राजा, जैसे कि सातवाहन राजे थे, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकानी। गौतमी पुत्र था, उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी माँ का अपने नाम से आगे अपनी माँ का नाम लगाया। अर्थात इससे हमें लगता है कि शायद मातृवंशिकता होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर है क्या महत्ताएं महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, हमने बात की कि सातवाहन राजे, लगभग दूसरी ईस्वी पूर्व की बात है ये, दूसरी ईस्वी पूर्व से दूसरी ईस्वी की, कि सातवाहन राजे जो थे वो अपने माँ का नाम अपने से पहले लगाते थे। तो इसे देखने पर हम कह सकते हैं इसका अर्थात तो मातृवंशिकता थी। लेकिन इस बात को प्रमाणित करने से पहले हमें बड़ी सावधानी पूर्वक काम करना होगा कि सिंहासन का उत्तराधिकार पूर्ण रूप से पितृवंशिक था, चाहे माता के नाम से राजाओं को चिन्हित किया जाता था। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस पाठ का इतना ही भाग करेंगे और अगले 2 भागों में हम सामाजिक विषमताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड goodbye.